हेलो दोस्तों, आज के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज 15 दिसंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। एक आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है और 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है इस इंडिया डूइंग इनफ टू टैकल क्लाइमेट चेंज। मीन्स के पर्सपेक्टिव से और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है ब्रीच इन द फोर्ट्रेस। जो रीसेंट पार्लियामेंट में अटैक हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से, इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। और हमारा जो आखिरी है आर्टिकल वो है असिमेट्रिक फेडरलिज्म। जो 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है उसमें बार बार ये वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। क्या होता है असिमेट्रिक फेडरलिज्म, इंडिया में कैसे लागू किया जा रहा है, क्या क्या सिचुएशन है और क्यों इसे हटाए जाने की बात की जाती है, क्या इश्यूज़ हैं असिमेट्रिक फेडरलिज्म के, इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इस इंडिया डूइंग इनफ टू टैकल क्लाइमेट चेंज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, GS1 में भी ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो सिर्फ मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी इस तरह के जैसे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और आपको इसी तरीके से आंसर करना होता है। तो इंटरव्यू और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे आर्टिकल आए हैं COP28 के ऊपर। हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके आउटकम्स और इससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। तो सिर्फ एकमात्र ऐसा आर्टिकल था जो थोड़ा अलग था, वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को डील करने के लिए इंडिया सफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिकली हम यहाँ पर छोटे छोटे इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वर्सेस GDP ग्रोथ। जो सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है कि GDP पे ज़्यादा फोकस करें या एनवायरनमेंट पे या दोनों पे, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, बोल तो देते हैं पर क्या ये इतना आसान है। ये इश्यूज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। इंडिया कितना कर रहा है, सफिशिएंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंडिया को क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। 198 कंट्रीज़ ने COP28 के फाइनल एग्रीमेंट में साइन कर दिया है, जो कि हिस्टोरिक है। क्यों हिस्टोरिक है? क्योंकि सबसे पहली बार फॉसिल फ्यूल को, सारे फॉसिल फ्यूल को इंक्लूड किया गया है और जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो क्या है, ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम ऑल फॉसिल फ्यूल एज अपोज टू ओनली कोल, विच वॉज एग्रीड अपॉन एट COP26 इन ग्लासगो। ठीक है, तो जो ग्लासगो समिट में सिर्फ कोल की बात की गई थी कि कोल को हम क्या करेंगे, फेज आउट करेंगे। यहाँ पर हम सारे फॉसिल फ्यूल को इंक्लूड कर रहे हैं, सारे फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन अवे की बात की जा रही है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी हैं, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रीज़ जो है चाहती थी कि फेज़ आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल टर्म यूज़ किया जाए। लेकिन जितने भी ऑयल नेशन है इंक्लूडिंग इंडिया, वो भी क्या चाहते हैं, ट्रांजिशनिंग अवे ही चाहते हैं, फेज डाउन चाहते हैं या फिर ट्रांजिशनिंग अवे चाहते हैं। एग्जैक्टली फेजिंग आउट वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? इंडिया ने भी ये ट्रांजिशनिंग अवे को सपोर्ट किया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि फॉसिल फ्यूल में कोल भी शामिल है और इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी है प्रोडक्शन, वो किस पे डिपेंड करता है, थर्मल पावर प्लांट पे। थर्मल पावर प्लांट किसका यूज़ करता है एज अ रॉ मटेरियल, कोल का यूज़ करता है, जो कि चीपर सोर्स है, चीपर रिसोर्स है। और चूँकि ये चीपर है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी जो कॉस्ट होगी यूनिट की वो कम आएगी और फिर गरीब तक के जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा सकेगी। चूँकि हमारा देश में आज भी है ना 30% ऑन एन एवरेज मान के चलो कि गरीबी है। ठीक है, मतलब कम से कम 30 से 40 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जो गरीब हैं, इतना तो हमें पता है। तो उन तक ये इलेक्ट्रिसिटी पहुँचे, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचे, ताकि जो है उनकी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो सके। इसलिए जो है इंडिया क्या चाहता है कि ये फेजिंग आउट की जगह फेज डाउन हो या फिर ट्रांजिशनिंग अवे हो। ठीक है, इंडिया की ग्रोथ के लिए चीपर सोर्सेस इम्पॉर्टेंट है, उसमें कोल का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इसलिए इंडिया बिल्कुल पूरे तरीके से नहीं चाहता कि फ़ेज़ आउट कर दिया जाए, फेज़ डाउन की बात की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इंडिया जो करना चाहिए क्लाइमेट चेंज में
एडाप्टेशन के लिए, मिटिगेशन के लिए क्या इंडिया कर रहा है? इंडिया थर्ड हाईएस्ट एमिटर है, ये याद रखना है। लेकिन पर कैपिटा टर्म्स में देखें तो बहुत कम है, बहुत पीछे है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एमिशन करता है सबसे ज़्यादा एमिशन करता है चाइना, उसके बाद यूएस और उसके बाद इंडिया। तो थर्ड हाईएस्ट एमिटर है। इंडिया सफिशिएंट कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्या है? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन यूएई कंसेंसस अडॉप्टेड एट COP28? COP28 में जो यूएई कंसेंसस अडॉप्ट किया गया है उसमें आपके थॉट्स क्या हैं? तो पहला थॉट तो अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला थॉट ये कि भैया लॉस एंड डैमेज फंड फाइनली ऑपरेशनलाइज हो गया, जो 2013 में वार्सो COP में क्या किया गया था, कंसेप्चुलाइज किया गया था कि हम ये सेटअप करेंगे। 2013 में किया गया था सेटअप की बात, और 2023 में फाइनली वो ऑपरेशनलाइज हो चुका है। तो ये हार्ड वॉन विक्ट्री है, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई। दूसरी जो अच्छी चीज़ हुई वो ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल हुई। कम से कम हुआ तो, फॉसिल फ्यूल की बात तो की, अभी तक तो बात भी नहीं करने को तैयार थे, ठीक है। हालांकि फेज आउट होना चाहिए था, एग्जैक्ट वर्ड अगर हम कहें तो, लेकिन एटलीस्ट ट्रांजिशनिंग अवे भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट शुरुआत हो गई, ठीक है। जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं? कुछ टर्म्स हैं जो बार बार डॉक्यूमेंट में यूज़ किए जा रहे हैं, जो फाइनल एग्रीमेंट है उसमें यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज, लो कार्बन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, रिमूवल टेक्नोलॉजीज, न्यूक्लियर अबेटमेंट टेक्नोलॉजीज। इस तरह के वर्ड अगर यूज़ होंगे बार बार तो ये बेसिकली लूप होल है। ये क्या कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के बिजनेस को और बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब मैंने कल ही बताया था आपको कि डेवलप्ड कंट्रीज चाहती है कि जो भी थर्मल पावर प्लांट लगे, कोल पावर प्लांट लगे, उसमें कार्बन कैप्चर स्टोरेज फैसिलिटी उपलब्ध होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो नहीं लगना चाहिए। हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ये चीज़ों को रजिस्ट किया और फिर उसे आने भी नहीं दिया। लेकिन CCUS अगर हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का, तो क्या कोल पावर प्लांट कभी भी हमेशा यूज़ किया जा सकता है? क्या कोल का कभी फेज़ आउट ही नहीं होगा? तो ये सवाल जो है उठते हैं। ये जब तक के टर्म यूज़ होते रहेंगे, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री आगे भी इस्तेमाल होती रहेगी, इसलिए ये हमारे लिए इशू है। पहले ये हरजीत सिंह का व्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जिसमें कार्तिक गणेशन से पूछा गया है। कार्तिक, डू यू व्यू द COP28 आउटकम एज बीइंग रीजनेबल? व्हाट डू यू थिंक इज़ द रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन दिस रिगार्ड? ठीक है, तो सबसे दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछा गया है कि बताओ COP28 का आउटकम आपके हिसाब से रीजनेबल है या नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो उनका क्या रोल होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो कार्तिक गणेशन जी क्या कह रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ मैं। यहाँ पर फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल सब्सिडी की बात की गई है, ठीक है। COP28 में फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल सब्सिडी कर दिया गया है। इसका मतलब COP28 के बाद से जैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, फॉसिल फ्यूल को यूज़ तो किया जाएगा लेकिन उसके लिए सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? आप जितना भी मार्केट रेट है उसमें ही कोल को खरीदिए, उसमें ही तेल को खरीदिए, और उसके बाद उसमें किसी भी तरह की सब्सिडी आप नहीं दे सकते। पर ये क्या पॉसिबल है? डेवलपिंग कंट्रीज़, लो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी गरीबों को बांटेंगे, फार्मर्स को देंगे, तो कुछ ना कुछ आप क्या करेंगे? सब्सिडी देंगे। और हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी मेनली प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे हो रही है? कोल से। तो अल्टीमेटली आप कोल के यूज़ को क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहन दे रहे हैं। समझ में आया क्या? तो अल्टीमेटली सब्सिडी चलते ही जाएगी जब तक कि हम कंप्लीटली फॉसिल फ्यूल को फेज़ आउट करने की बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है, आपको अगर लिख के आ जाए कि COP28 का जो आउटकम है उसमें एक ऑप्शन आ जाए कि हमने फॉसिल फ्यूल को फेज़ आउट कर दिया है, बिल्कुल नहीं। फॉसिल फ्यूल की सब्सिडी को फेज़ आउट कर दिया है, बिल्कुल हाँ। ये टर्म याद रखेंगे, फॉसिल फ्यूल की सब्सिडी को फेज़ आउट किया है, फॉसिल फ्यूल को फेज़ आउट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये इशू है। अब बात करते हैं क्या आउटकम वो डिज़ायरेबल आउटकम है? नहीं, ऐसा इनके हिसाब से बिल्कुल डिज़ायरेबल आउटकम नहीं है। इन टर्म्स ऑफ एम्बिशन की बात करें तो बहुत ही प्रीटी वीक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन अवे की बात कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा टारगेट भी नहीं दिया कि इतने साल में ख़त्म कर देंगे, फेज़ आउट कर देंगे, कुछ भी नहीं। कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं। बस एक वर्ड लिख दिया ट्रांजिशनिंग अवे, कि दूर जाना है, हमें ग्रीनर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। कब करनी है, कैसे करनी है, कुछ भी नहीं बताया गया है। तो बहुत ही अगर देखें आउटकम
तो बहुत वीक आउटकम है इन टर्म्स ऑफ एम्बिशन। अगर एम्बिशन की बात करें तो उसके टर्म्स में काफ़ी वीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ हमेशा से एक इशू रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो भी एक्शन है वो हाफ हार्टेड होता है। उन्हें पता है कि अगर वो नहीं भी करेंगे तो वो क्या कहेंगे अपना आंसर में, ना करने का क्या रीज़न देंगे, हमारे पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने हमें फाइनेंस नहीं दिया, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं दी, इसलिए जो है हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों के टारगेट पूरे नहीं हुए। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के बहाने हमेशा तैयार रहेंगे, इसलिए जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो भी हाफ हार्टेड हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया को बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, एनवायरनमेंट कॉस्ट, ये फॉसिल फ्यूल यूज़ करने में। ठीक है, अब अगर आप देखें तो दिल्ली की एयर पॉल्यूशन की स्थिति देखिए, दिल्ली की छोड़िए, पूरे देश की देखिए, पूरे देश में विंटर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे, ऐसी कितनी सिटीज़ है जहाँ 300 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच चुका है ना, जो कि पुअर कैटेगरी में। एयर पॉल्यूशन के कारण लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 11 साल कम हो रही है, और कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम हो रहा है। और जीडीपी हम क्यों यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए। तो क्या किया जा रहा है, जो एनवायरनमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी गरीबी के डेवलपिंग कंट्रीज़ के कारण, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ होने के कारण, गरीब कंट्रीज़ होने के कारण हम लोग जो है अभी भी वही चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। फॉसिल फ्यूल का डिसप्रपोर्शनेटली इस्तेमाल किया जा रहा है, और इंडिया कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही है। इंडिया को बहुत हाई लेवल स्केल पे करने की ज़रूरत है। जैसे इंडिया ने सोलर और विंड बैटरी टेक्नोलॉजीज़, इन सारी चीज़ों में बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है, उसके लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं है, लार्ज लेवल पर स्केल नहीं है। अभी भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है किस पे डिपेंडेंट हैं, कोल पे डिपेंडेंट है। अगर इंडिया को अपना एनवायरनमेंट को बचाना है, अगर लोगों को बचाना है इन अ लॉन्ग टर्म, तो इंडिया को तेज़ी से ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए बेसिकली हमने आर्टिकल लिया है। इंडिया इज़ इन कैच 22 सिचुएशन ऑन फॉसिल फ्यूल वाइल एक्सेप्टिंग द कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्गूमेंट, इज देयर एनीथिंग इंडिया कुड डू मोर टू एड्रेस क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। इंडिया और एक्स्ट्रा क्या कर सकता है क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट हैं उसे एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आप आंसर की बात करें तो शुरुआत इससे की गई है कि ये डिपेंड करता है इंडिया के जो इकोनॉमिक पैराडाइम है उसके ऊपर, कि वो ग्रोथ को क्या कंसिडर कर रहा है, जीडीपी को वो क्या कंसिडर कर रहा है। जीडीपी को अगर वो एंड कंसिडर कर रहा है, नॉट अ मीन्स टू अचीव गुड एंड्स, तो हमारे लिए दिक्कत है ना। अगर हमने ये मान लिया कि हमें 10% जीडीपी चाहिए, भले ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है 10% से ग्रो कर रहे हो, लेकिन पूरे देश में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि आपने जो इंडस्ट्री लगाई है उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये फ़ायदेमंद है, क्या ये अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए? तो इंडिया को जीडीपी एज अ मीन्स की तरह यूज़ करना चाहिए, ना कि एंड की तरह यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोल इंडस्ट्री की बात करें, कोल इंडस्ट्री की अगर आप वैल्यू देखें तो उसका जो आउटपुट है टुडे 50,000 करोड़ के आसपास है, और सोलर सेक्टर की बात करें तो 7,000 करोड़ के आसपास है। लगभग 20 टाइम्स जो है सोलर सेक्टर से कोल सेक्टर क्या है, ज़्यादा बड़ा है। इसलिए है ना, क्योंकि इतने सारे लोग, इतना एम्प्लॉयमेंट, इतना आउटपुट, सारी चीज़ें यहाँ से आ रही है, जीडीपी डायरेक्टली यहाँ से कंट्रीब्यूट हो रही है, तो कोल सेक्टर को धीरे धीरे ही कम किया जा सकता है, हम पूरे तरीके से बंद नहीं कर सकते। लेकिन अगर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट की बात करें कोल के कारण, तो वो कहीं ज़्यादा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अगर हम कोल को धीरे धीरे फेज़ आउट करते हैं तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर की जा सकती है। उनके पास आप बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं दे सकते, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट उन्हें हवा तो अच्छी मिलेगी। अगर हम गरीब भी हैं, कम से कम थोड़ी हवा तो बेहतर होनी चाहिए, है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ख़राब होती जा रही है। आप दिल्ली जैसी जगह में बाहर निकल नहीं सकते, 3-4 महीने आपकी हालत ख़राब हो जाती है ना। पूरे समय रेस्पिरेटरी इश्यूज़ आने लगते हैं, हेल्थ कॉस्ट अल्टीमेटली बढ़ ही रही है। तो वैसे ही वो पर्सन जिसको आप पैसा दे के गरीबी से निकाल रहे हो, वो वापस जो है गरीब बन जा रहा है। कैसे? क्योंकि उसे हेल्थ की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, आउट ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं, तो वो वापस गरीबी में आते जा रहा है। तो हमें ये जो ट्रेड ऑफ होगा जीडीपी का
और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का, इसको कहीं ना कहीं डिस्कस करना पड़ेगा। क्या हम लोग लाइवलीहुड को एनवायरनमेंट से ऊपर कंसीडर कर सकते हैं या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमेशा डिस्कस होता रहता है। अगर हम ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं कि हमारे जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसे WHO के बराबर लेके आ जाएं। कम से कम कुछ चीज़ें तो की जा सकती है कि एनवायरनमेंट से जिसको बचाया जा सके, तो वो चीज़ें एटलीस्ट हमें करने की ज़रूरत है। हमें प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, किसको, एनवायरनमेंट को, किसके ऊपर, GDP के ऊपर, है ना, GDP एज अ एंड के ऊपर। हमें अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है GDP से तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ओवरऑल बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है तो हमें ये चीज़ों को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। इवन GDP में भी हमें ग्रीन GDP कैलकुलेट करनी चाहिए। ग्रीन GDP में जो नेचुरल रिसोर्स का डिग्रेडेशन हो रहा है उसको माइनस किया जाता है और उससे ओवरऑल GDP आती है। हालांकि नंबर जो है कम आएगा, इससे हमारा हो सकता है 3 से 4% GDP नंबर आए, पर हमें ये चीज़ें ज़्यादा एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है ताकि जो GDP है ना, उसमें ग्रीन इनिशिएटिव को बढ़ावा मिले। अगर आपको ग्रीन GDP निकालेंगे और ग्रीन इनिशिएटिव ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा जो है शुरू करेंगे, तो ग्रीन GDP ज़्यादा आएगी। तो सरकारों की फिर GDP नंबर से जो चुनाव आवाज़ें उठती है कि हमारी समय में इतनी GDP थी, ग्रीन GDP आएगी तो ग्रीन इनिशिएटिव उनको लाना पड़ेगा, तो वो उनके लिए भी एक कंपल्शन हो जाएगा। ग्रीन GDP को भी लाया जा सकता है, ऐसा सजेशन नहीं दिया है इसमें, लेकिन ऐसा मेरा सजेशन है कि ग्रीन GDP को सरकार को लाना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो एनवायरनमेंट इंटरेस्ट को बढ़ावा देने की ज़रूरत है इकोनॉमी ग्रोथ से ऊपर। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, Some might say India will soon be $3 trillion economy, so it must contribute towards loss and damage fund। ठीक है, तो बेसिकली ये सबसे बड़ा इशू था कि लॉस एंड डैमेज फंड में इंडिया जो है कंट्रीब्यूटर होगा या फिर उसे यूज़ करेगा। ठीक है, बहुत सारी स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं, वो क्या होप कर रहे हैं कि इंडिया इसमें कंट्रीब्यूट करे, ना कि इस फंड को यूज़ करे। हालांकि अगर देखा जाए तो इंडिया कंट्रीब्यूट ना भी करे तो इस फंड का इंडिया को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो ज़्यादा इस फंड को डिज़र्व करते हैं। इंडिया अपनी तरफ से जो है क्या कर सकता है, इंडिया अपनी तरफ से लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इंडिया अपनी तरफ से सॉफ्ट डिप्लोमेसी का यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल IIT मद्रास ने अपना एक कैंपस कहाँ खोला है, जंजीबार में। ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, सॉफ्ट पावर के एग्जाम्पल हैं, है ना। तो लोगों का अवेयरनेस बढ़ाना, है ना, उनको नॉलेज देना, डिज़ास्टर से कैसे डील किया जाए, है ना। CDRI, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें R&D की जा रही थी और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसके साथ जोड़ा जा रहा था, जिसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है। बेसिकली ये एडाप्टेशन प्रोग्राम था जिसमें हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे जो डिज़ास्टर आए भी तो लोगों की जान और प्रॉपर्टी को बचाया जा सके। ठीक है, तो इसमें R&D हो रही थी बेसिकली, तो नॉलेज को बढ़ावा दिया जा रहा था। इंडिया की ये इनिशिएटिव इंडिया की सॉफ्ट पावर को दिखाता है और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़, स्मॉल डेवलपिंग आइलैंड नेशंस, इन सारी कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं और इंडिया कहीं ना कहीं एक लीडरशिप इस फील्ड में दिखा रहा है। इन्वायरमेंट फील्ड में इंडिया एज अ लीडर दिखाई दे रहा है, स्पेशली डेवलपिंग और स्मॉल डेवलपिंग नेशंस के लिए। हालांकि इंडिया फाइनेंशियल असिस्टेंस तो मुझे नहीं लगता दे पाएगा और ना ही उसे देना चाहिए, लेकिन वो उसे LDF जो फंड है उसे यूज़ भी इंडिया को नहीं करना चाहिए। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, इंडिया की पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रीच इन द फोर्ट्रेस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इंटरनल सिक्योरिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में आपको देखने क्वेश्चन मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बेसिकली जो आर्टिकल है वो सिक्योरिटी लैब्स इन पार्लियामेंट के ऊपर आया है। 13 दिसंबर 2023 को दो नौजवान पार्लियामेंट के अंदर तक घुस आए थे। अब उन लोगों के द्वारा टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो, लेकिन ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती थी। कहीं वो बॉम्ब यूज़ कर देते तो क्या होता। डेमोक्रेसी का टेम्पल माना जाता है पार्लियामेंट, और अगर पार्लियामेंट सेफ़ नहीं है तो लोग अपने आप को सेफ़ कैसे फील करेंगे। इसी डेट को 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये जो मूव है ये सिंबॉलिक मूव
लग रहा है। बहुत सारे लोग इसे, जो नौजवान है उसे भगत सिंह कह रहे हैं। सोशल मीडिया में अलग अलग चीज़ें चल रही है, न्यूज़ मीडिया में अलग व्यूज़ चल रहे हैं। सरकार के द्वारा यूएपीए इनके ऊपर लगा दिया गया है, टेररिस्ट एक्ट लगा दिया गया है। क्या ये लगाया जाना चाहिए? क्या वो कुछ मैसेज देना चाहते थे जिसे सरकार को समझने की ज़रूरत है, और बाकी ऐसे जितने भी रेडिकलाइज युवा हैं उन्हें डी रेडिकलाइज करने की ज़रूरत है? क्या हम उन्हें टेररिस्ट एक्ट लगा के जेल में डाल देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाकी नौजवान भी जो इन सारी चीज़ों से ग्रसित होंगे वो ठीक हो जाएंगे? तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस है सिक्योरिटी लैब्स पे, कि आखिर पार्लियामेंट्री जगह जैसे जगह में, जो कि देश का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है, वहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स कैसे हो सकता है? और वो भी पहले भी एक बार पार्लियामेंट में अटैक हो चुका है, उसके बाद ये इस तरीके का सिक्योरिटी लैब्स हमें देखने को मिल रहा है। शुरू करते हैं आर्टिकल। इंडिया में कुछ ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है, उनकी एक इम्पॉर्टेंस है, फोर्ट्रेस की तरह है, और उससे ज़्यादा सिक्योर प्लेस पूरे इंडिया में कहीं नहीं हो सकता। उसमें एक बिल्डिंग पार्लियामेंट भी आती है, जिसे टेम्पल ऑफ आवर डेमोक्रेसी कहा जाता है। 140 करोड़ लोगों को वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, पावर प्रोवाइड करती है। अगर वो सेफ़ नहीं रहेगी तो 140 करोड़ लोग अपने आप को सेफ़ कैसे फील करेंगे? ये पार्लियामेंट, जो कि न्यू पार्लियामेंट है, जो कि पिछली पार्लियामेंट से ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर है, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था। लेकिन ये सिक्योरिटी लैब्स बता रहा है कि आज भी जो है कुछ ना कुछ इनमें कमियां रह गई हैं। बेसिकली ये जो पार्लियामेंट अटैक है एग ऑन द फेस ऑफ आवर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है ना। ये बेसिकली क्या कहा जा रहा है? एक तमाचा मारा है हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को, सिक्योरिटी जो हमारी है उसको। क्यों है ये तमाचा? क्योंकि वैसे तो ये सिंबॉलिक एक्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें बहुत बड़ा डिज़ास्टर होने से बच गया, बहुत बड़ी ट्रेजिडी होने से बच गया, और सिक्योरिटी लैब्स को जो है हमें बहुत सीरियसली कंसिडर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता था वो जो टीयर गैस थे उसकी जगह RDX होता, कुछ एक्सप्लोजन हो सकता था, इतने सारे MPs थे वहाँ पर, और अगर उन पे हमला होता तो आम लोग कैसे अपने आप को सेफ फील कर पाते, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, तो ये बेसिकली कब हुआ था? इस समय हुआ था जब 13 दिसंबर 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बाद बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे, उन्हें ट्रिब्यूट दिया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा और जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धांकड़ के द्वारा। उसके बाद ये सिक्योरिटी लैब्स हमें देखने को मिला। जो इंट्रूडर्स थे वो बहुत अंदर तक पहुंच गए थे, और ये हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विस के ऊपर क्वेश्चन उठाता है। सरकार ने तुरंत ही क्या कहा? बिल्कुल हाई लेवल इंक्वायरी बैठाई जाएगी, देखा जाएगा क्या हुआ है, किससे गलती हुई है, जिससे गलती होगी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, नई रिकमेंडेशन दी जाएगी कि सिक्योरिटी लैब्स को कैसे डील करें। तो क्या ये पहले 2001 में जब अटैक हुआ था उस समय ये हाई लेवल इंक्वायरी नहीं बैठी गई थी? और अगर थी तो फिर दोबारा अटैक क्यों हुआ, ये सवाल उठता है ना। आप दोबारा से बैठेंगे, दोबारा से रिकमेंडेशन लेंगे, क्या वो रिकमेंडेशन, पिछली वाली रिकमेंडेशन पूरी की पूरी क्या की गई थी, इम्प्लीमेंट की गई थी या नहीं की गई थी? दोबारा से आप रिकमेंडेशन लेके इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठ करके आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कलेक्टिव फेलियर है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का, पुलिस का, सिक्योरिटी एजेंसी का, जो कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। IB YB जितनी एजेंसीज़ हैं सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें होना चाहिए। किसी एक को पकड़ के पनिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लार्जर पिक्चर देखने की ज़रूरत है, बेहतर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत है, ऐसे सिक्योरिटी लैप्सेस ना हो फ्यूचर में, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 4 पर्सन को इसमें अरेस्ट कर दिया गया है UAPA के अंदर। ठीक है, वही UAPA एक्ट के अंदर जो कि टेररिस्ट एक्ट है ना। इसमें बहुत हार्श जो है उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है, उन्हें बेल मिलना आसान नहीं होती है, इस तरीके की चीज़ें होने वाली है। जो इंट्रूडर थे, एक का नाम था अमोल शिंदे और दूसरा का नाम था सागर शर्मा, और उन्हें एंट्री विजिटर पास दिया गया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी के MP जो कि मैसूर से आते हैं उनके सिग्नेचर इसमें थे। ठीक है, तो ये सारे सवाल उठेंगे कि ये यंगस्टर्स जो है ना क्यों टीयर गैस लेके आए थे, क्या रीज़न था, ये सारी चीज़ें भी इसमें पूछी जाएगी। और मान लीजिए कि अगर ये BJP का नहीं होता
तो आज कितना ज़्यादा पोलराइजेशन हो सकता था देश में अगर ये दूसरी पार्टी का होता या फिर किसी और धर्म या फिर किसी और कास्ट का होता, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। हमारे यहाँ जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पोलराइज हो सकती थी, सोसाइटी डिवाइड हो सकती थी। तो ये सारे सवाल भी उठ रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्ट से इन बच्चों के। बेसिकली ये हमारे लिए शेमफुल एक्ट है और हमें सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बेहतर तरीके से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, एटलीस्ट ऐसी जगह पे जो कि हमारा डेमोक्रेसी का टेम्पल है, जो कि एक फोर्ट्रेस की तरह काम करता है। ये बेसिकली क्या था, आर्टिकल था। होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है असिमेट्रिक फेडरलिज्म। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 370 आर्टिकल हटने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई है उसमें असिमेट्रिक फेडरलिज्म का बार बार यूज़ किया गया है, इसलिए ये वर्ड आपको UPSC में पूछा जा सकता है, प्री में भी और मेंस में भी। और 370 वर्डिक्ट के रिस्पेक्ट में भी आपको पूछा जा सकता है। एक दो लाइन ऐसी आएगी जो आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट उठ के आ सकती है, वो मैं हाईलाइट कर दूंगा, प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आर्टिकल। क्या होता है असिमेट्रिक फेडरलिज्म, उसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज क्वासी फेडरल, while in unitary setup the power to legislate is concentrated in center. In federal structure the unit that form the federation have varying degree of autonomy and power to conduct their affair। ठीक है, तो इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल है। अगर सेंट्रलाइज होता या यूनिटरी सिस्टम होता तो सारी पावर किसके पास होती, केंद्र के पास लॉ बनाने की, और स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट करते। फेडरल स्टेट होता जैसे US है, ठीक है, यूनिटरी का एग्जांपल UK हो जाएगा, फेडरल का हो जाएगा US, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है, किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेंटर के पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं होती, स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है। इंडिया का क्या है, क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके तरफ टिल्ट है, केंद्र सरकार की तरफ टिल्ट है। स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया है, स्टेट को ऑटोनॉमी तो दी गई है लेकिन केंद्र की तरफ पावर टिल्टेड है। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया क्वासी फेडरल है। कैसे किया गया है ये, 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट दैट प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट दैट द सेंटर एंड स्टेट आर एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट अपॉन। शेड्यूल 7 में अलग अलग सब्जेक्ट बना दिए गए हैं, जिसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में केवल यूनियन लॉ बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी अगर दोनों के लॉज में कन्फ्लिक्ट आता है तो जो केंद्र का लॉ होगा वो क्या होगा, सेंटर का जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा। अगर आपने प्रेसिडेंट से क्या कर लिए, आपने पहले ही परमिशन ले ली, तभी जो है कन्फ्लिक्ट के बाद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ लॉ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अदरवाइज़ जो है किसका लॉ रहेगा, केंद्र का रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डायरेक्टली आपको प्री में पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं स्पेशल स्टेटस की। हाउएवर even in this quasi federal structure that leans more towards the center, not all states are equal. India's plurality necessitates such an arrangement and constitution provide for differential equality for state depending on various factors ranging from fiscal, political and administrative। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी स्टेट हैं, क्वासी फेडरल ज़रूर है, केंद्र के पास पावर ज़रूर है, लेकिन सारे स्टेट जो जुड़े हुए हैं वो सारे स्टेट इक्वल फुटिंग में नहीं हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे कश्मीर, 370 आर्टिकल उसके लिए लाया गया था, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, असिमेट्रिक फेडरलिज्म कहा जाता है, जिसमें फेडरलिज्म तो है लेकिन जो स्टेट हैं उनको अलग अलग प्रोविज़न से रियायतें दी गई है, उनकी अलग अलग ऑटोनॉमी है, सारे स्टेट की सेम ऑटोनॉमी नहीं है। 370 में हमें कश्मीर में पता है कि अलग तरीके की पावर दी गई थी कश्मीर के लोगों को, स्टेट गवर्नमेंट को, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा ऑटोनॉमस थी बाकी स्टेट से। इसी तरीके से 371 आर्टिकल के थ्रू बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट की ऐसी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें उन्हें एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है। एक जो सबसे बड़ा इशू आता है असिमेट्रिक फेडरलिज्म का, वो क्या है, ये सारी चीज़ें किस चीज़ को बढ़ावा देती हैं, रीजनलिज्म को बढ़ावा देती है, सेपरेटिज्म को बढ़ावा देती है, नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट में है, ये आर्गूमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो इंडिया में
असिमेट्रिक फेडरलिज्म है, इसका मतलब सारे स्टेट को सिमिलर पावर नहीं दी गई है, सिमिलर ऑटोनॉमी नहीं दी गई है। कुछ ऐसे स्टेट है जिन्हें ज़्यादा पावर है, कुछ ऐसे स्टेट है जिसे नॉर्मल पावर है, जैसे कि बाकी स्टेट्स हो गए इंडिया के, हिंदी बेल्ट हो गया, साउथ इंडियन बेल्ट हो गया। 371 में ऐसे आपको सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। इस सेक्शन का बेसिकली टाइटल क्या है, टेम्प्ररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। इसका टाइटल ही टेम्प्ररी है। ये उस समय लाई गई थी जब ऐसी टेंडेंसी हो, जैसे कि वॉर जैसी सिचुएशन हो या सिसेशनिस्ट टेंडेंसी हो कि हमें अलग करना है, तो लोगों को शांत करने के लिए स्पेशल प्रोविज़न दिए जाते हैं, स्पेशल ऑटोनॉमी दी जाती है। उसके लिए शेड्यूल 6 भी लाया गया है। शेड्यूल 6 में अलग स्टेट के अंदर कई सारे ऐसे ऑटोनॉमिक काउंसिल बनाई गई है। ATMM स्टेट में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, प्लीज़ इसको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, असिमेट्रिक फेडरलिज्म बना रहे हैं। हालांकि ये जितनी भी चीज़ें हैं टेम्प्ररी है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें नागालैंड और मिज़ोरम का क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है कश्मीर के अलावा, जिसमें ऐसे कुछ प्रोविजंस है जिसमें पार्लियामेंट कैन मेक नो लॉ दैट इंटरफेयर विथ रीजनल एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागाज एंड मीज़ो पीपल। ऐसा कोई भी पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती जिससे सरकार का जो लॉ है वो इनकी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस को क्या करे, अफेक्ट करे। अभी जो रिसेंट 370 वर्डिक्ट दी गई है उसमें जो है पेटिशन में क्या चैलेंज किया गया था, कहा गया था कि 370 जो है स्पेशल प्रोविज़न है और इंटरनल सॉवरेनिटी प्रोवाइड करता है, जो कि आप यूनिलेटरली नहीं ले सकते। इंटरनल सॉवरेनिटी मतलब इंटरनली उसे अखंड बना रहा है, समझ में आया क्या, उसे बहुत ज़्यादा ऑटोनोमस बनाता है, बाकी स्टेट से अलग बनाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने क्या कहा, 370 केवल असिमेट्रिक फेडरलिज्म का फीचर है, इंटरनल सॉवरेनिटी का फीचर नहीं है। ये लाइन आपको लिखने की ज़रूरत है, प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि असिमेट्रिक फेडरलिज्म इज सेम एज हैविंग इंटरनल सॉवरेनिटी, ठीक है। ये प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें, ये प्रीलिम्स में आएगा। इस तरीके की चीज़ें 100% आ सकती है 2024 के प्री में। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन करिए। तो इस तरह के कंसेशन सिर्फ कश्मीर या स्पेशल वॉर जैसी सिचुएशन में ही नहीं दिए जाते, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली को दिए गए हैं आर्टिकल 239 AA के अंदर, बड़ा ही यूनिक अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर लेजिस्लेचर भी है, यूनियन टेरिटरी भी है, और जो केंद्र है उसके अंदर लॉ है, पुलिस है ना, लॉ एंड ऑर्डर है, लैंड है, ये सारी चीज़ें अभी भी इनके अंदर है। तो ये बड़ा यूनिक अरेंजमेंट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी हम अलग अलग पावर दे सकते हैं। दिल्ली इक्वल फुटिंग में है क्या बाकी स्टेट्स के या बाकी यूनियन टेरिटरी के, नहीं है। तो इसे क्या कहा गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म, सॉरी, इसे असिमेट्रिक फेडरलिज्म का एग्जाम्पल कहा गया है। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।